स्क्रीन है। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा, एक बार हम याद दिला दें कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे एलएलपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो बेटा, हम लोग ने एलएलपी के अंदर एक बार हम फिर से पूरा रिवाइज कर देते हैं कि पिछली क्लास में हमने एलएलपी के अंदर एक तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन की बात सीखी। इनकॉर्पोरेशन में हमने 3-4 बातें बताई कि भाई एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए सबसे पहला काम होता है कि एज पर सेक्शन 11 के तहत जो एलएलपी फॉर्म करने के लिए सबसे पहले 2 लोग की जरूरत पड़ती है और वो लॉफुल बिजनेस चालू करें और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए बिजनेस। इसके बाद कुछ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इंफॉर्मेशन, उन्हें कहाँ सबमिट करना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और तीसरी बात हमने बताई थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड होता है फाइल करना। उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने बताया था कि जब सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड है, लाइक एक सबसे पहला डॉक्यूमेंट जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनके कंसेंट लेटर की कॉपी लगेगी। जितने भी पार्टनर होंगे उनका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, है ना बेटा, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। डेजिग्नेटेड पार्टनर के भी कंसेंट के साथ साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी पूरा डिटेल लगेगा। ओके बेटा, आईडी, एड्रेस, पैन, सारी चीजें। फिर यूटिलिटी बिल की कॉपी लगेगी। इसके अलावा जिसके नाम यूटिलिटी बिल होगा उसके एनओसी की कॉपी लगेगी, है ना बेटा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके अलावा फिर हमने बताया था कोई प्रोफेशनल है उसके सर्टिफिकेशन की कॉपी लगेगी। आजा बेटा, उसके सर्टिफिकेशन की कॉपी लगेगी। ये सारे पेपर हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली सबमिट कर देते हैं। कहाँ पे सबमिट करते हैं बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अच्छा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फिर विद इन 14 डेज के अंदर जो फाइल्ड पेपर है ना बेटा, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो फाइल्ड हुआ है उस डॉक्यूमेंट से इफ सेटिस्फाई होती है तो विद इन 14 डेज के अंदर वो उसको क्या कर देगी, रजिस्टर कर देगी। रजिस्टर कर देगी और रजिस्टर करने के बाद उसके बदले में एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी, राइट। और जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर खासियत ये होती है वो 7 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का, 7। जैसे कंपनी कितने डिजिट की होती थी, सीआईएन नंबर, वो होती थी कंपनी का सीआईएन नंबर 21 डिजिट का होता था। लेकिन एलएलपी का जो राइट में एलएलपी का सिन नंबर होता है वो 7 डिजिट का होता है। फिर बेटा इसके बाद हमने बताया था उस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो रजिस्ट्रार है उसका साइन होगा, डुली स्टैंप सील होगा रजिस्ट्रार का। इसके अलावा और बहुत सारी डिटेल होंगी। डिटेल बोले तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे एलएलपी का नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, किस दिन वो रजिस्टर्ड हुई वो लिखा होगा। अच्छा बेटा, तो ये सारी डिटेल उसमें गिवन होती है, राइट। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी थी। फिर हमने पढ़ाया था आप लोग को बेटा, इसके बाद सेक्शन, ये तो 12 हो गया था, फिर सेक्शन 13 बताया था। सेक्शन 13 में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी के बारे में बताया था। हमने बताया था कि हर एलएलपी को एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना होता है। किस लिए बेटा, करस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी राइट ना कम्युनिकेशन को रिसीव या एड्रेस करने के लिए, भेजने या रिसीव करने के लिए। फिर दूसरी बात बताई थी कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बेसिकली चेंज किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, है ना।
और तीसरी बात, किसको इन्फॉर्म करके विद इन 30 डेज के अंदर हमें किसे इन्फॉर्म करना होता है, रजिस्ट्रार को, ये भी बताया था। फिर हमने आपको बताया था इसके अलावा कि इफ, आ जाओ बेटा, इसके अलावा फिर हमने बताया था कि भाई जो रजिस्ट्रार है, देखो बेटा इसमें पेनल्टी की बात की दी थी कि भाई जो रजिस्ट्रार है और जो आरओसी है, एलएलपी है और पार्टनर है, दे आर लाइबल फॉर राइट ना पेनल्टी 500 रुपए से लेकर के 500 रुपए पर डे टू राइट ना मैक्सिमम कितना है बेटा 50,000। फिर हमने सेक्शन 14 बताया होगा। सेक्शन 14 में ये बताने की कोशिश की थी कि सेक्शन 14 में इफेक्ट ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन, कि मतलब जब एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। बेटा इफेक्ट के अंदर हमने पहला इफेक्ट बताया था कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, एलएलपी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, एलएलपी के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। याद है ना जितने फीचर्स हैं, एलएलपी के अंदर कॉमन सील का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। ओके बेटा, एलएलपी अपने नाम से सू फाइल कर सकती है या कोई भी एलएलपी के नाम पे कर सकता है, एलएलपी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, ये सारी चीजें उसमें हमने बता दी थी। इसके बाद अब हमने सेक्शन 15 बताया था नहीं, अब हम लोग को सेक्शन 15 पढ़ना है। लिखो बेटा। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, बच्चे ने बोला आरओसी का हेड कौन होता है। बेटा आरओसी का हेड बेसिकली कोई वो नहीं होता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑफिसर होंगे। रीजनल आरओसी, देखो बेटा आरओसी जो है, आरओसी के अंदर रजिस्ट्रार होता है जो सबसे हेड होता है, रजिस्ट्रार। क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार। लिखो बेटा। बोलना स्टार्ट करें बेटा। चलिए, ऑनलाइन में बच्चे क्लास स्टार्ट करें। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन वाले बच्चे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लिखिए सेक्शन 15। सेक्शन 15 नेम। लिखो बेटा। लिखो।
लिखो बेटा, ये बात हमने पढ़ाई है आपको, अभी फिर से बताते हैं। लिखिए बेटा, बेटा 16 सॉरी 16 है बेटा। लिखे, बोलना स्टार्ट करें बेटा। पहले इसके बारे में बता देते हैं। देखो बेटा, ये हमने जगह जगह आपको बोला भी था, बोलना स्टार्ट करें बच्चे। सेक्शन 15 क्या बोलता है? सेक्शन 15 ये बोलता है कि हर एलएलपी के लास्ट में यहाँ लिखा है यूज लास्ट वर्ड इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बड़ा हो गया, शॉर्ट फॉर्म में एलएलपी यूज कर सकते हो या क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक तो सेक्शन 15 ये बोलता है। दूसरा ये बोलता है कि नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड। कोई भी एलएलपी जो रजिस्टर्ड हो रही है वो वैसी नाम से नहीं हो सकती, बाय नेम विच, उस नाम से नहीं हो सकती, इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या हो बेटा? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल की हिंदी हमने बताई थी, कोई बच्चा बता सकता है अनडिजायरेबल का मतलब? अनडिजायरेबल का मतलब ऐसा कोई नाम यूज करना जिस नाम को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे ब्यूरो हो गया, कमीशन हो गया, है ना बेटा, इनकम टैक्स हो गया, पुलिस हो गया। मतलब ऐसा वर्ड्स जो वर्ड कौन यूज करता है? गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरह का नाम हम कभी भी उस नाम से कंपनी नहीं बना सकते। जैसे पुलिस प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना सकते, है ना बेटा। मेरा कहने का मतलब अनडिजायरेबल का मतलब होता है कि ऐसा कोई वर्ड जिस वर्ड को केवल गवर्नमेंट यूज कर रही है उस नाम वो अनडिजायरेबल होता है। अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना अप्रूवल से उस तरह का नाम की कंपनी नहीं बना सकते, राइट। चलिए, दूसरा क्या लिखा है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है मिलता जुलता नाम होना, मतलब बोलने में स्पेलिंग में भले ही डिफरेंस हो, ओके बेटा, बट मिलता जुलता नाम हो। जैसे हमने ऐसे लिख दिया जील लिमिटेड, एक ऐसे लिख दिया और एक हमने ऐसे लिख दिया, तो बोलने में तो वही है ना बेटा, स्पेलिंग में डिफरेंस है ना। तो ऐसे केस में सॉरी, मतलब जैसे इस नाम की ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है तो आप इस नाम की कंपनी नहीं बना सकते। ये क्या हो गया? आइडेंटिकल। जैसे अब एज्यूम करें एक बना हुआ है ये, अब हम एक कंपनी ये बना दें जेड लिमिटेड, तो बेटा बोलने में तो वही हो रहा है ना। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। मतलब कोई भी कंपनी आइडेंटिकल नहीं हो सकती, सॉरी अनडिजायरेबल नहीं हो सकती, आइडेंटिकल नहीं हो सकती, या रिसेंबल। रिसेंबल का मतलब होता है कि दो कंपनी के थोड़े थोड़े नाम को लेकर के एक कंपनी बना देना। जैसे रिलायंस और टाटा, हमने बना दिया रिलायंस टाटा प्राइवेट लिमिटेड, नहीं बना सकते। समझ गए ना बेटा? रिसेंबल भी हम नहीं कर सकते। दो कंपनी के नेम को ऐड करके हम कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। आगे या यहां लिखा है ए ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन, ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर द, क्या लिखा है? ट्रेडमार्क एक्ट। मतलब ट्रेडमार्क क्या होता है बेटा? ट्रेडमार्क में हम लोग अपना ब्रांड लोगो रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उसमें जो नाम हमने रजिस्टर्ड करा दिया तो उस नाम से फिर दूसरा बंदा उस तरह का बिजनेस नहीं कर सकता। जैसे टॉपर इंस्टीट्यूट ने टॉपर इंस्टीट्यूट जो वर्ड है ना, ये
टॉपर इंस्टीट्यूट ने ये चीज रजिस्टर्ड करा रखा। कभी देखो इनके रिसीट में आर लिखा रहता है ऐसे ऊपर, आप जो स्लिप है ना टॉपर, ऊपर छोटा सा आर लगा रहता है। आर का मतलब है ये रजिस्टर्ड है पूरे इंडिया में। अब इस नाम से कोई बंदा कोचिंग क्लासेज स्टार्ट नहीं कर सकता सिवाय टॉपर के। हाँ, टॉपर ने एक फ्रेंचाइजी दे दिया तो आप स्टार्ट कर सकते हो, समझ गए ना? हाँ, अच्छा, टॉपर क्लासेज, हम वही टॉपर क्लासेज होगा, है ना बेटा? मतलब जो भी है इस नाम से उन्होंने लिख दिया है तो आप उसके लिए क्या है, रजिस्टर्ड है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब ये बात हमने बता दी बेटा, सेक्शन 15 बता दिया, इसमें 3-4 बातें बताई। अब हम लोग सेक्शन 16 पढ़ते हैं। लिखो बेटा, रिजर्वेशन ऑफ नेम। यहां लिखो एनी पर्सन या ए पर्सन। of LLP in registrar. LLP या propose to change its name
द LLP। लिखो बेटा। स्पीड बढ़ाओ। बोलना स्टार्ट करें बेटा, बच्चे बोले। इधर देखिए, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम। मतलब कोई भी जिस नाम से हमें LLP बनानी है, जिस नेम से हमें LLP बनानी है, ऐसे केस में हमें उसका नाम क्या करना होता है बेटा? रिजर्व करना होता है। क्या करना होता है? रिजर्व। अब हम रिजर्व करने की बात करें तो इससे रिलेटेड सेक्शन 16 को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 16 में क्या डिफाइन किया गया है? इसमें लिखा है ए पर्सन में अप्लाई फॉर नेम रिजर्वेशन ऑफ LLP। ए पर्सन का मतलब कोई भी बंदा LLP का नाम रिजर्व करा सकता है। ऐसा नहीं कि हमें CA रखना पड़ेगा, CS रखना पड़ेगा, उसको पैसा दे करके हम LLP का नाम रिजर्व कर सकते हैं। कोई भी बंदा कर सकता है। ओके, पहली बात। इन प्रिस्क्राइब फॉर्म हमने कौन सा बताया था? फॉर्म नंबर 1। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन हम बनाते हैं तो उसमें ये देखो बेटा, दो तरह के फॉर्म, जैसे एक होता है रन फॉर्म। कौन सा होता है? रन। ओके बेटा, रिजर्वेशन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे बोलते हैं, रन फॉर्म। या फॉर्म नंबर कौन सा आएगा बेटा, जरा बताओ? N1। ओके, इससे हमें अप्लाई करना होता है। क्या करने के लिए? LLP को रजिस्टर, मतलब नेम रिजर्वेशन के लिए, राइट। आगे लिखा है विथ फी। कितनी फीस बेटा, जरा बताओ? 200 रुपए। गवर्नमेंट की फीस कितनी लगती है? 200 रुपए। टू द कहां पे देना पड़ता है हमें? रजिस्ट्रार। मतलब जिस रजिस्ट्रार में, जिस जुरिडिक्शन में, हमने बताया था ना, जो रजिस्ट्रार कंपनी होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वो जुरिडिक्शन के बेसिस पे होता है। 200-250 किलोमीटर में एक होता है। जैसे यहाँ पे दिल्ली NCR के लिए हमने बताया नेहरू प्लेस में रजिस्ट्रार ऑफिस है। कानपुर साइड में उधर के लिए कानपुर में ROC है, चंडीगढ़ में ROC है, राइट ना? समझ रहे ना बेटा? ऐसे हम आपको बताने, जैसे MP के अंदर MP कौन अच्छी जगह है बेटा, कोई नाम बताओ? MP की राजधानी का इंदौर है ना, इंदौर में है। मतलब ऐसे जगह जगह, जैसे गुजरात में अहमदाबाद में ROC है, मुंबई में ROC है ना बेटा, नरमन पॉइंट में। तो मेरा कहने का मतलब है ये जुरिडिक्शन बेसिस पे होता है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है कि रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ LLP मे बी अप्लाइड बाय पर्सन इन फॉलोइंग केसेस। मतलब जो हम नेम रिजर्वेशन करते हैं LLP का, वो कौन कौन से केसेस में कर सकते हैं? एक, जब हम कोई नया न्यू LLP का नेम क्या कर रहे हैं बेटा? रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें नेम रिजर्व करना पड़ेगा। या नेम ऑफ विच ए LLP प्रपोज टू चेंज इट्स, क्या दे रखा है? नेम। इसका मतलब यह हुआ, या तो LLP पहले से बनी हुई है और उस LLP का नाम हमें चेंज करना है। कभी कभी नाम से भी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है ना बेटा। अब जैसे एक्सिस बैंक है, आपको लगता होगा एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, नहीं, राइट ना? ये पहले UTI बैंक हुआ करती थी, इसका नेम का चेंज हुआ है, जिससे क्या है, नाम थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया, थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन उसको डेवलप कर दिया। अब लोग सोचते हैं ये प्राइवेट बैंक है ना? तो नाम को भी चेंज करके हम क्या करते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे या तो हम नई LLP बना रहे हैं तो हमें नेम रिजर्व करना पड़ेगा, या पुरानी LLP ऑलरेडी है और उसका नाम चेंज करना है तो नेम रिजर्व करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है इफ रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रपोज नेम। मतलब जो रजिस्ट्रार है वो प्रपोज नेम से, जो नेम हमने राइट ना अप्लाई किया है, उससे सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई का मतलब सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वो देखेगा कि इस तरह का नाम कोई आइडेंटिकल तो नहीं है,
इस तरह का नाम कोई रिसेंबल तो नहीं है, इस तरह का नाम कोई भी अनडिजायरेबल तो नहीं है, मतलब गवर्नमेंट तो यूज नहीं करती है। जब वो इसको देख करके सेटिस्फाई हो जाएगा तो ऐसे केस में वो क्या कर देगा बेटा, क्या कर देगा, नेम को अप्रूव कर देगा। अब बेटा नेम जो भी अप्रूव्ड हुआ नेम, याद रखना है वो नेम को हमें अप टू 3 महीने तक वो वैलिड होता है। वैलिड का मतलब है कि जिस दिन नेम अप्रूव्ड हुआ उससे अगले 3 महीने के अंदर एलएलपी के जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आरओसी में सबमिट करके वो नेम को रिजर्व करा लो, समझ रहे ना। और इफ आपने नेम रिजर्व नहीं कराया तो वो 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। खत्म का मतलब दूसरा कोई बंदा उसी नाम को रिजर्व कर सकता, एलएलपी बना सकता है। नहीं समझ आया। जैसे आज हमने एलएलपी के लिए अप्लाई कर दिया, अब वो आज हमें नेम मिल गया है ना बेटा, नेम अप्रूव हो जाने से बात थोड़ी ना बनेगी। अप्रूव होने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, हमने सेक्शन 11 में बहुत सारे हमने बताया था डॉक्यूमेंट को तैयार करना होता है ना बेटा। जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर के डॉक्यूमेंट को, पार्टनर के डॉक्यूमेंट को, याद है, भूल गए। इसके अलावा किसी सीए को पकड़ना पड़ेगा, उसका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जिस जगह हमें एलएलपी बनानी है उसका प्रपोज ऑफिस, ये सारे पेपर को तैयार करना पड़ेगा। जो नेम अप्रूव्ड है वहां पे ये अपलोड करना पड़ेगा, फिर हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ गए ना। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रोसेस कितने महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3। इफ 3 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो जो नेम आपने अप्रूव कराया था 200 रुपए दे करके वो लैप्स हो जाएगा, कोई दूसरा 3 महीने के बाद वही नाम रिजर्व कर सकता है। ये मेरा कहने का मतलब, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लिखो बेटा सेक्शन 17। लिखो बेटा लिखो बेटा नेम, लिखो बेटा
बेटा बातें नहीं। लिखो बेटा, बोले क्या वो नहीं चल रही क्या? क्या बात है, चलिए बेटा बोलना स्टार्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके बाद फिर आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। फिर लिखो लिखो बेटा, अभी हम अच्छी तरह से बताएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट within 15 days from such changes along with order copy। लिखो बेटा, बोले बेटा। ऑल्सो ये लिखो, ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज द LLP agreement and intimate within 30 days। नेक्स्ट लिखो बेटा, if LLP fail to obtain new name within specified period, specified period यहाँ लिखो बेटा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट शैल allot a new name of LLP in such manner and such name shall enter by ROC आगे issue a fresh incorporation सर्टिफिकेट। पिन चल नहीं रहा है, एक मिनट बेटा लिखो बच्चे, फिर हम आपको बताते हैं अच्छी तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं। लिखिए बेटा, बोलें, बोलना स्टार्ट करें। चलिए अब हम लोग एक बात पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट सेक्शन है बेटा, इसके बाद डिफरेंस आ जाएगा। ओके चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो बेटा सेक्शन क्या है 17। सेक्शन 17 क्या बोलता है बेटा, सामने देखिए यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP, मतलब कौन सा सेक्स किस प्रोविजन के तहत LLP का नाम क्या होता है बेटा, चेंज। देखो जब कोई भी जो एग्जिस्टिंग LLP है, इफ वो जो LLP बनी, जो न्यूली LLP बनी, इफ उसका नाम आइडेंटिकल हो, रिसेंबल हो या राइट ना अनडिजायरेबल होता है, या किसी भी अदर पर्सन जिसका नाम ट्रेडमार्क अकॉर्डिंग जिसने नेम को रजिस्टर्ड कर रखा है उससे मिलता जुलता हो, तो उस बंदे के एप्लीकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू करके जो न्यू बॉडी कॉर्पोरेट न्यू LLP बनी है उसके नेम को क्या कर सकती है, चेंज करा सकती है, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम ऑफ न्यू बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वो LLP भी हो सकती है और क्या, राइट ना, वैसे हम LLP पढ़ रहे हैं वैसे LLP बोल सकते हैं, और कंपनी लिखा है इज आइडेंटिकल विथ या टू नियरली रिसेंबल, या आइडेंटिकल हो या रिसेंबल हो दैट ऑफ एनी अदर LLP, किससे रिलेटेड बेटा, किसी अदर LLP से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड, आगे, या ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ए पर्सन अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट, ये बात समझ में आ गई। देन एप्लीकेशन ऑफ सच LLP, सच का मतलब यहाँ पे सच LLP का मतलब एग्रीवेट की बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग LLP है, ऐसे लिखो सच LLP का मतलब ब्रैकेट में लिख लो बेटा एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी पहले से है, एग्जिस्टिंग। और ये क्या थी बेटा, न्यू कॉर्पोरेट बॉडी थी ना, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, LLP या कंपनी मतलब देन एप्लीकेशन ऑफ सच एग्जिस्टिंग LLP या कंपनी, उसके एप्लीकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में डायरेक्ट दैट सच LLP टू चेंज इट्स नेम, सच LLP का मतलब यहाँ पे जो न्यू LLP बनी है उसका नाम क्या करेगा, चेंज करने के लिए कि भाई अपना नाम चेंज करो, या ओके कोई नया दूसरा नाम लो या न्यू नेम। अच्छा विद इन कितने दिन के अंदर बेटा, विद इन 3 मंथ, किस डेट से, जिस दिन गवर्नमेंट ने क्या किया है आपको ऑर्डर दिया है,
मतलब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब कोई भी नई एलएलपी बनती है या कंपनी बन रही है और वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी के नाम से रिलेटेड आइडेंटिकल है या रिसेंबल है या उस नाम का पहले से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में एग्जिस्टिंग जो एलएलपी कंपनी है उसके एप्लीकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर दे करके उस न्यू एलएलपी या न्यू कंपनी के नेम को चेंज करा सकता है। ओके, और ये ऑर्डर के अंदर कितने दिन के अंदर इसे इंप्लीमेंट करना है? विद इन 3 मंथ। आगे बढ़े, चलिए बेटा ये तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है कि वेयर ए एलएलपी चेंज इट्स नेम या ऑब्टेन न्यू नेम, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, अब उनके आगे तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, तो ऐसे केस में फिर जो एलएलपी, जो नई एलएलपी है, उसे अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। तो लॉ ये बोलता है कि जब वो नाम को चेंज कर लेगी, जिस दिन नाम चेंज करेगी या नाम ऑब्टेन करेगी, नया नाम ले ले या उसी नाम में थोड़ा सा चेंज कर दे, मतलब कुछ आगे कुछ वर्ड यूज कर दे या कुछ बाद में वर्ड यूज कर दे, जिससे बोलने में डिफरेंस हो जाए। जैसे टॉपर क्लासेस है ना, तो हम टॉपर क्लासेस की जगह हम ऐसा बना सकते हैं अनूप टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, पहले कुछ कर दे या बाद में कर दे कुछ, जिससे थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं चेंज। और न्यू नेम का मतलब टॉपर को हटा के दूसरा नाम रख दिया, समझ गए? तो जिस दिन ऐसा कंपनी न्यू एलएलपी करेगी, उसके विद इन 15 डेज के अंदर उसे इंटीमेट करना पड़ेगा। किसको इंटीमेट करना पड़ेगा बेटा? राइट ना, आरओसी को। ओके, यहां पे लिखा रिक्वायर्ड टू इंटीमेट सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द, क्या दे रखा है? 15 डेज फ्रॉम सच चेंजेस अलॉन्ग विथ, क्या लिखा है? ऑर्डर कॉपी। मतलब ऑर्डर कॉपी के साथ उसे ये बात क्या करना पड़ेगा? राइट ना, आगे लिखा हुआ गिव द नोटिस टू चेंज इज रजिस्टर अलॉन्ग विथ ऑर्डर ऑफ 1 मिनट 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंजेस गिव द नोटिस टू चेंज रजिस्ट्रार। ओके, अलॉन्ग, अच्छा बेटा रजिस्ट्रार है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया क्या बेटा? देखो रजिस्ट्रार क्यों होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों होगा? क्योंकि हमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है ना, यहां रजिस्ट्रार लिखो। क्यों? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर दिया है ना, हमें रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑर्डर कॉपी किसकी है जरा बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए हमने देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब ऑर्डर कॉपी है तो उसी को हम ऑर्डर कॉपी थोड़ी लगाएंगे। ऑर्डर कॉपी जब दूसरे को देंगे तभी तो ऑर्डर कॉपी लगाएंगे कि देखो भैया इन्होंने हमें ऐसा बोला था इसलिए हमने ऐसा किया, समझ गए ना? चलिए, अच्छा 15 दिन के अंदर तो इंटीमेट करना है जो नेम चेंज किया है, नेम चेंज किया है उसका, और 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना है जो एलएलपी एग्रीमेंट चेंज होगा। बेटा एलएलपी एग्रीमेंट आपको हमने बताया था ना, अब कौन बच्चा बताएगा? एलएलपी एग्रीमेंट कितने दिन के अंदर जाता है आरओसी में? जब कंपनी रजिस्टर्ड और एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाती है तो हमने बताया होगा विद इन 30 डेज के अंदर। जिस दिन एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है उसके विद इन 30 डेज के अंदर हमें एलएलपी का एग्रीमेंट की कॉपी क्या करनी होती है? सबमिट करनी। एलएलपी एग्रीमेंट समझते हो ना, जिसके थ्रू हम एलएलपी के बिजनेस को क्या करते हैं? मैनेज एंड कंट्रोल। आपसे ये बोल दे कि एलएलपी का प्रोसेस बताओ, तो पहला प्रोसेस होता है नेम रिजर्वेशन। सबसे पहले तो हम नेम को रिजर्व करते हैं, फिर फॉर्म नंबर 2 के थ्रू एलएलपी को बनाते हैं। बनाने के बाद जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके विद इन 30 डेज के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? जो एलएलपी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट की कॉपी हमें क्या करनी होती है? आरओसी में सबमिट करनी होती है। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इधर देखिए बेटा, इसके अलावा मतलब हमने क्या बताया कि जब नया नाम हम नया नाम लेंगे या जो नेम चेंज करेंगे, नेम के बारे में इंफॉर्मेशन 15 दिन के अंदर, और एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन कितने दिन में? 30 डेज में। चलिए आगे नेक्स्ट क्या लिखा है? एक बात और लिखा है, इफ एलएलपी फेल टू ऑब्टेन न्यू नेम
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया लेकिन एलएलपी नया नाम लेने में फेल्ड हो गई, नहीं नाम मिल पाया उसे, तो यहां पे कौन हेल्प करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट ए न्यू नेम, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक नाम अलॉट करेगी और वो किसको इंस्ट्रक्शन दे देगी बेटा? वो रजिस्ट्रार को दे देगी कि भैया ये इस नाम से इनकी कंपनी बना दो। एंड सच नेम शैल इंटर्ड बाय आरओसी, आरओसी उस नेम को इंटर कर देगा और उसके बदले में एक क्या इशू कर देगा बेटा? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो अभी हमने 15 सेक्शन बताया, 16 और 17 एक बार पढ़ो फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब तो खत्म ही हो गया, ये इतना ज्यादा नहीं है, हो गया बेटा, एक डिफरेंस हो गया, एलएलपी खत्म। अब हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। पूरा पढ़िए। लिखो फिर बताते हैं बेटा। बोलना स्टार्ट करें। हाँ सब बताते बेटा, बोलो बेटा। ये बेटा ना ये ट्रेडमार्क का एक्ट है, मतलब ट्रेडमार्क का जो कानून था वो 1999 में बना था, बस ये है इसका मतलब। और पूछो, और पूछो बेटा। हाँ बेटा, सेक्शन 17 में ये बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट बेटा देखो, सेक्शन 17 में ये बोला गया है कि जब किसी भी कंपनी, जो नई कंपनी बनी है, इफ वो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से रिलेटेड आइडेंटिकल हो या रिसेंबल हो, है ना बेटा, रिसेंबल हो, तो ऐसे केस में, या कोई भी ऐसे नाम से हो जिस नाम से ट्रेडमार्क क्या है बेटा, रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में हमें याद रखना है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी के एप्लीकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर दे करके जो न्यू एलएलपी बनी है उसके नाम को चेंज कराने के लिए ऑर्डर दे के चेंज करा सकती है, और जिस दिन ऑर्डर देगी उसके विदिन 3 मंथ के अंदर उस न्यू एलएलपी को अपना नाम क्या करना पड़ेगा, चेंज। फिर हमने बताया जब उसने नेम को चेंज किया या नया नाम लिया, उसके विदिन 15 डेज के अंदर उसे रजिस्ट्रार को, आरओसी को इंटीमेट करना होता है अलॉन्ग विथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर की कॉपी है, और एलएलपी की कॉपी की इंटीमेशन उसे कितने दिन के अंदर देना होता है, 30 दिन। क्लियर?
फिर हमने बताया छठा पॉइंट कि इफ एलएलपी ने अपना नया नाम चेंज नहीं कर पाई, ओके, नया नाम नहीं ले पाई या एग्जिस्टिंग नेम को चेंज नहीं कर पाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो एक ऑर्डर दे करके एक नेम को अलाउ कर देगा और उस नेम को आरओसी रजिस्टर्ड करके उसके बदले में एक क्या इशू कर देगी। बस यही बताया बेटा, और पूछो। चलिए एलएलपी के हम सारे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमें नहीं आता, एक बार देख लेते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट एलएलपी में बचा हुआ है बेटा, एलएलपी। तो पार्टनरशिप है, चलिए इधर देखिए बेटा, एलएलपी की बात करें, देखिए बेटा एलएलपी हम सारे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हमें नहीं आता। देखो बेटा ये 2018 में आया हुआ है एसेंशियल, यहाँ लिखा है व्हाट आर द एसेंशियल। एलएलपी से कभी मतलब केस स्टडी नहीं पूछता, जनरली क्या पूछता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन। यहाँ लिखा है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉर्म ए एलएलपी इन इंडिया एज पर द एलएलपी एक्ट दिस। यहाँ पे बोला है कि बताइए एलएलपी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए स्टेप बताओ। सेक्शन 11 याद है ना, सेक्शन 11 पहले तो बताएंगे टू फॉर्म एन एलएलपी एटलीस्ट 2 पर्सन और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए और इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। ओके बेटा, इसके साथ साथ जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है जब हम आरओसी में सबमिट करते हैं, ओके, अलॉन्ग विथ फीस, ओके बेटा, तो वो सर्टिफिकेट इशू करता है। फिर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो होगा वो बता देंगे, हमने बताया था। फिर इसके बाद बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब वो विदिन 14 डेज के अंदर सारे फाइल डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो करके वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करके एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। देख लो बेटा, यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हैं। देखो लिखा है टू कंप्लीट, वही इंफॉर्मेशन है कि हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे, 2 लोग होने चाहिए, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। ओके, फॉर्मेलिटी देखो बेटा, एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिखा दिया, हमने आपको हेडिंग वाइज बताया, सेक्शन 11, 12 ऐसे करके इन्होंने बोल दिया कि भाई एक तो जो भी इंफॉर्मेशन है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में हम सबमिट करते हैं। फॉर्म नंबर कौन सा होता है बेटा, 2। एटलीस्ट कितने पार्टनर होने चाहिए बताओ, 2। और डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए, 2। ओके बेटा, हमने बताया था यूटिलिटी बिल होनी चाहिए, याद है ना सर आपको, यूटिलिटी बिल मिनिमम 2 इंडिविजुअल हो, उनकी कंसेंट की कॉपी लगेगी। इसके अलावा इफ जो 2 पार्टनर जो है आर्टिफिशियल है तो उनको एक क्या करना पड़ेगा, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर नॉमिनेट करना पड़ेगा, याद है बेटा। ये देखो ये लिखा हुआ है, यही सारी चीजें। एलएलपी जब हमने बताया था कि जब एलएलपी बन जाती है तो उसके विदिन 30 डेज के अंदर हमें एलएलपी एग्रीमेंट को क्या करना पड़ता है बेटा, सबमिट करना होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, बार बार यही से पूछता है। देखो बेटा फिर से दूसरा क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया, सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़ो बेटा, ये क्या बोल रहा है जरा बताओ। इसमें क्या लिखना पड़ेगा हमें, लिखा है एलएलपी अल्टरनेटिव, मतलब ये मीनिंग दे रखा है ना। देखो बेटा ऐसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कमेंट करने के लिए तो ये लिखा हुआ है 5 नंबर का है ना, तो एलएलपी का मीनिंग इसमें लिखेंगे, यही मीनिंग तो लिखा हुआ ही है। तो एलएलपी के मीनिंग को हमने जैसे बताया वो लिख देंगे और एलएलपी के कुछ फीचर्स बस हेडिंग लिख देंगे, हेडिंग, सारे उसको डिफाइन नहीं करेंगे, है ना। यही देखो लिखा होगा इसमें, मीनिंग लिख करके देखो ये सब फीचर दे दिया। आगे एक क्वेश्चन और भी है, क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़ो बेटा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तब पिछली क्लास में कराया था एलएलपी,
अच्छा डिजॉल्व वाला तो खत्म हो गया ना, आपने डिजॉल्व नहीं पढ़ाया ना हमने आपको बेटा, एलएलपी कैसे डिजॉल्व होती है ये नहीं बताया होगा भाई। अब तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, अब नए सिलेबस में ये नहीं है बेटा, है ना। एलएलपी कैसे, वैसे हम आपको बता देते हैं एलएलपी कैसे डिजॉल्व होती है। दो तरीके से डिजॉल्व होती है, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है बेटा कंपलसरी। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जहां पे फर्म के पार्टनर आपस में राइट ना एग्रीमेंट करके डिजॉल्व करे। एक होता है ट्रिब्यूनल के थ्रू, ट्रिब्यूनल मतलब सॉरी, एक होता है वॉलेंट्री, एक ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, कोर्ट के थ्रू देखो एलएलपी कैसे डिजॉल्व होती है, बट आपके सिलेबस में अब नहीं है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, छोड़ो। वैसे जब एलएलपी 5 साल तक अपने एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं करती है, या एलएलपी के पास पैसा नहीं है देने के लिए, या एलएलपी के अंदर जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब ऐसे 4-5 केसेस होते हैं, है ना, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट एक बार रिवीजन करो सर, मैं 1 मिनट आता। नेक्स्ट देखो ये बात बता दिया। तीसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बटे, देखो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जितना आपके बुक में ना अब केवल सेक्शन 17 तक ही आपके बुक में दिया हुआ है, ये भी आपके बुक में नहीं है। नेक्स्ट ये डेजिग्नेटेड पार्टनर पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है। कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप गिव द बेनिफिट लायबिलिटी ऑफ कंपनी ऑन वन हैंड एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप ऑन अदर हैंड। मतलब दोनों चीज, ये हमने पढ़ाया था आपको, देखो ना मीनिंग में लिखवाया था, इसका मतलब इसमें भी पार्टनरशिप एलएलपी का मीनिंग लिखना है और थोड़ा सा इसके बारे में फीचर्स बता देने। चलिए ये बात भी अब कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, इसके बाद आता है, इधर देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, बार बार यही आता है, देखो बेटा नेक्स्ट ये पढ़ो जरा, बताओ किस सेक्शन से रिलेटेड है।
स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन, अभी आज ही पढ़ाया था सेक्शन का, पिछली क्लास में सेक्शन 13, याद है ना बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस। 4 बातें 5 बातें बताई थी कि हर एलएलपी को रजिस्टर्ड ऑफिस अपना रखना मैंडेटरी होता है। किस लिए? नोटिस कम्युनिकेशन के पर्पज के लिए, नोटिस को एड्रेस करने के लिए, रिसीव करने के लिए। फिर हमने बताया था कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। फिर तीसरी बात है कि चेंज करने के बाद हमें आरओसी को विद इन 30 डेज के अंदर इंटीमेशन देना होता है, याद है। और फिर चौथी बात हमने पेनल्टी बताई थी 500 रुपए से लेकर के 50,000। चलिए, हाँ चलिए बेटा आगे देखते हैं। ये बेटा ये पुराना है, ये चेंज हो गया है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है जरा पढ़ो बेटा, ये भी आपको पता ही है। पार्टनर, क्योंकि पार्टनरशिप अगर कुछ है नहीं, पार्टनरशिप का मीनिंग फीचर्स बस ये देखो यही दे रखा है, ये भी आप कर लोगे, खत्म। अब दूसरा कुछ आ गया, क्या है, 1 मिनट। एलएलपी का ये तो मतलब आप जानते हो। हाँ ये देखो बेटा, ये पूछ सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। पढ़ो बेटा इसमें क्या लिखा है बेटा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा बेटा। क्या आएगा? थ्योरी का क्वेश्चन। पढ़ो बेटा इसमें क्या लिखा है, कौन बच्चा इसका आंसर बता सकता है ऐसे ओरली, कोशिश करें। हाँ बच्चे ने, हाँ हाँ इंडिविजुअल एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। गुड, बच्चे ने ये बोला। देखो बेटा इस क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर। बेटा सामने देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर में सेक्शन 7 में बोलेंगे कि एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। फिर दूसरी बात बोलेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी इंडिविजुअल। और दूसरी बात बोलेंगे, तीसरी बात वन ऑफ देम रेजिडेंट इन इंडिया। चौथी बात बोलेंगे रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब ही मस्ट लीव इन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर के अंदर कितने दिन? 120 डेज। ओके, फिर चौथी बात, पांचवी बात बोलेंगे कि व्हेन टू बॉडी कॉर्पोरेट हैज इनकॉर्पोरेटेड एनी एनएलपी देन राइट नाउ इट्स रिक्वायर्ड टू द नॉमिनेट टू एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल नॉमिनेट क्या एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके बेटा याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बात भी समझ में आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, सब कुछ मतलब वही है बेटा, है ना। ओके सेक्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आ गया, अभी आज ही पढ़ा है, अभी तुरंत बताओ बेटा। आज ही पढ़ा अभी। बोलो बेटा इसमें 5 बातें कौन बच्चा बताएगा ऐसे हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी बताओ कि इसमें 1-2 बातें आप लोग बताइए बेटा। ऑनलाइन बच्चे बोलो बेटा। अरमान बेटा कुछ पूछना है आपको? अर्पिता, वंशिका, गोपाल झा, आर्यन, ऐश्वर्या, मोहन, बेटा कुछ पूछना है आप लोग को? बस बैठ करके सो रहे हो या मैच आ रहा है इंडिया का वो देख रहे हो आप लोग? स्टार्ट करें, कौन बच्चा बता सकता है? बेटा नहीं, ऐसे बोलोगे तो नहीं मानेंगे। आप ये बोलो कि जब कोई भी न्यू फॉर्म, नई एलएलपी फॉर्म हुई है जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग एलएलपी के नेम से रिलेटेड आइडेंटिकल है, रिसेंबल है ना बेटा, या कोई भी ऐसे नाम से है जिस नाम से अदर पर्सन का ट्रेडमार्क क्या है, रजिस्टर्ड है,
तो एग्जिस्टिंग एलएलपी के एप्लीकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट मतलब वो ऑर्डर दे सकती है क्या एलएलपी का नाम चेंज करने के लिए या अल्टर करने के लिए विद इन द 3 मंथ, है ना, ऐसे बोलेंगे। फिर दूसरी बात बोलेंगे कि एलएलपी जिस डेट पे अपने नाम को चेंज कर लेगी या अल्टर कर लेगी उसके विद इन 15 डेज के अंदर उसे आरओसी को विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इंटीमेट करना पड़ेगा। एज वेल एज फिर बोलेंगे कि जो एलएलपी की एग्रीमेंट की कॉपी का इंटीमेशन उसे विद इन 30 डेज में करना पड़ेगा, है ना। फिर आप बोलेंगे कि इफ एलएलपी नाम को अल्टर कर नहीं कर पाई विद इन 3 मंथ के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अलॉट कर देगा एक नया नाम जिसको आरओसी रजिस्टर्ड करके एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर दे। ये है इसका मतलब। आगे बढ़े, चलिए लास्ट पॉइंट आपके बुक में है डिफरेंस, वो पढ़ा देते हैं, बस 10 मिनट का है। लिखिए बेटा, अब आप लिखिए बच्चे। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर आप सेक्शन 16 बताइए। सेक्शन 16 क्या पढ़ाया था बेटा, कौन बच्चा बताएगा? सेक्शन 16 रिजर्वेशन नेम बताया था। देखो बेटा, सेक्शन 16 में नेम रिजर्वेशन से रिलेटेड हमने प्रोविजन बताए कि भाई जो नेम रिजर्वेशन होता है वो कब होता है, एक तो नया नाम के लिए या कोई भी एग्जिस्टिंग नाम को चेंज करने के लिए, क्लियर। फिर दूसरी बात है नेम रिजर्वेशन के लिए कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है स्पेसिफाइड फॉर्म में और फी के साथ, क्लियर। फिर तीसरी बात बताई कि जो भी नेम रिजर्व जब रजिस्ट्रार नेम जो एप्लीकेशन नेम है उससे सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो बेसिकली क्या करता है, नेम को अप्रूव्ड कर देता है, राइट। और अप्रूव करने के बाद जो नेम अप्रूव्ड हुआ है, जो नेम अप्रूव्ड हुआ है वो नेम अप टू कितने दिन तक वैलिड रहता है बेटा, जरा बताओ? 3 महीने। मतलब 3 महीने के अंदर आप कभी भी नेम को क्या कर सकते हो बेटा, क्या कर सकते हो, राइट ना, मतलब कंपनी एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। 3 महीने के बाद वो नेम क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब बेटा हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लिखिए डिफरेंस एलएलपी और पार्टनरशिप में। गवर्निंग एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है बेटा, जरा बताओ? एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है जरा बताओ बेटा? 1932। भूल गए क्या? दूसरा लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट। बोलो बेटा बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है, एलएलपी या पार्टनरशिप? बोलो बेटा एलएलपी। टू बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट। सेपरेट लीगल एंटिटी किसमें होगा, जो बॉडी कॉर्पोरेट होगी? बेटा इसको सेंटेंस बना के आप लिखना अच्छी तरह एग्जाम में ना, सेपरेट लीगल।
लिखो बेटा। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं बेटा, एग्जाम में एग्जिस्ट नहीं लिखोगे, उसको सेंटेंस बना के लिखोगे। हाँ बेटा, कंपल्सरी है, अरे ऑप्शनल है बेटा। लिखो बेटा, लायबिलिटी के बेस में बताओ क्या होगा। इसमें लिमिटेड, उसके अंदर अन, मैनेज एंड कंट्रोल कौन करता है, उसमें बोलो बेटा, बाई डेजिग्नेटेड इसमें एनुअल फाइलिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं, बस 7-8। इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड टू फाइल, नॉट रिक्वायर्ड। फॉरेन, लास्ट पॉइंट, है बेटा। नहीं बेटा, मार्क्स पे डिपेंड करता है। 6 नंबर का पूछेगा तो 10 पॉइंट, 2 नंबर का पूछेगा तो 3 या 4 पॉइंट। मार्क्स मतलब हर नंबर पे 2 पॉइंट, बस याद रखना। अब 6 नंबर का पूछेगा तो 10 पॉइंट बहुत है, 12 पॉइंट नहीं लिखने, मतलब ये देखना होता है हमें। 4 नंबर का पूछा तो कम से कम 7 पॉइंट तो लिखोगे, 6-7 पॉइंट, है ना, ऐसे होता है। चलिए,
लिखिए बेटा, फिर बताते हैं। वाइंडिंग अप में क्या प्रॉब्लम है? जैसे एलएलपी लॉ के प्रोसेस के थ्रू वाइंडिंग होता है ना बेटा? वो कैसे होता है? पार्टनरशिप म्यूचुअली भी हो सकता है कोर्ट के, इसलिए डिफरेंस नहीं है ना कि ये भी कोर्ट के थ्रू होगा, एलएलपी भी हो सकता, पार्टनरशिप भी हो सकती है ना बेटा, इसलिए कॉमन नहीं। बोलना स्टार्ट करें बेटा, लिख लिया? मतलब वाइंडिंग अप को हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पे भी वॉलेंट्री और कंपलसरी होगा, सॉरी कोर्ट ऑर्डर होगा, यहां पे भी होगा, इसलिए ऐसा नहीं। इस बोलना स्टार्ट करें। देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या फर्क है। बेटा एक तो सबसे पहला डिफरेंस है, दोनों का कानून अलग है, राइट? ये एलएलपी किस एक्ट में डिफाइन की गई है? 2008, जबकि पार्टनरशिप जो एक्ट कानून डिफाइन किया गया है वो 1932। फिर लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। यार क्या लिखते हैं, पागल है हम। बॉडी कॉर्पोरेट, देखो बेटा एलएलपी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है और पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, आपको पता है कि पार्टनरशिप की अपनी खुद भी पहचान नहीं होती, जबकि एलएलपी की खुद की पहचान होती। मतलब एलएलपी हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर, बट पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप का मतलब ही एसोसिएशन, जब तक पार्टनर जुड़े हैं तब तक पार्टनरशिप है। नेक्स्ट लिखा है रजिस्ट्रेशन। देखो बेटा एलएलपी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के एलएलपी का एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं, जबकि इसमें क्या है बेटा, ऑप्शनल है। इफ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कराओ या ना कराओ। नेक्स्ट लिखा है परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट एलएलपी में एग्जिस्ट है, मतलब चलता रहता है। इसका मतलब है एलएलपी में किसी पार्टनर के डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंट होने से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बेटा? अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो वाइंडिंग अप उसका नहीं करेंगे तब तक वो चलती रहेगी, जबकि ऐसा पार्टनरशिप में नहीं है। पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर छोड़ के गया, खत्म पार्टनरशिप, चालू करना है ना फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करो। आगे लिखा हुआ है लायबिलिटी। एलएलपी के अंदर जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड, जबकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी पार्टनर की क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब बिजनेस में लॉस हो गया तो उन्हें घर से पैसा ला करके देना पड़ेगा। इसके अलावा कौन बंदा मैनेज करता है एलएलपी के अंदर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसमें कौन करता है, पार्टनर। एनुअल फाइलिंग इसमें होगी, इसमें नहीं होती। इसके अलावा कोई फॉरेनर, देखो बेटा कोई फॉरेनर एलएलपी में मेंबर बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं बन सकता। पार्टनरशिप के अंदर इंडियन रेजिडेंट होना मस्ट है। चलिए नेक्स्ट माइनर। देखो बेटा एलएलपी में कोई बंदा माइनर नहीं हो सकता, लेकिन इसमें माइनर बेनिफिशियरी पार्टनर बन सकता है। फटाफट देखो फिर लास्ट पॉइंट डिफरेंस, एक और पॉइंट बचा हुआ है बस। बेटा देख लो एक बार प्लीज। एलएलसी, इसमें भी पहला डिफरेंस गवर्निंग एक्ट,
shall be deemed member. तीसरी बात, नेम, यूज लास्ट वर्ड्स। बोलो बेटा क्या वर्ड यूज करते हैं LLP, या क्या लास्ट में वर्ड यूज करते हैं सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग? लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें क्या यूज करते हैं? प्राइवेट लिमिटेड, याद है भूल गए? लिमिटेड या सेक्शन 8 कंपनी में क्या यूज करते हैं? फाउंडेशन, एसोसिएशन, काउंसिल या फेडरेशन। याद है बेटा? चलिए, इसके अलावा मिनिमम मैक्सिमम मेंबर, मिनिमम बेटा हाँ, बिना मेंबर तो वही बन सकता है जो शेयर होल्डर होता है ना? मिनिमम मेंबर ऑब्लिक पार्टनर। प्राइवेट कंपनी में 2, OPC में 1, पब्लिक में बोलो बेटा 7। मैक्सिमम members partner, no provision प्राइवेट में 200, OPC में नो प्रोविजन, और इसमें पब्लिक में बोलो बेटा अनलिमिटेड। मैनेजमेंट कौन देखता है, जरा बताओ बेटा? LLP में कौन देखता है? यहाँ कौन देखता है? कंपनी में डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसे लिखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लास्ट पॉइंट, मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर या डायरेक्टर। बोलो बेटा LLP में कितने होते हैं? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसमें क्या होगा जरा बताओ बेटा? प्राइवेट कंपनी है तो कितने डायरेक्टर? 2। OPC है 1। पब्लिक कंपनी है बोलो बेटा 3। ये रूल होता है। एक बार पढ़ाते हैं, लिख लो बेटा अच्छी तरह से पहले। अच्छा, अगला क्लास आपकी ना ललिता पार्क होगी बेटा,
यहाँ से क्लास शिफ्ट हो गई, यहाँ डस्टिंग वस्टिंग बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, सांस देख रहे हो बार बार सफोकेशन होता है, बार बार सांस उस लेने में प्रॉब्लम आती है। ललिता पार्क देखा है बेटा आप लोग ने? अरे बेटा मेट्रो की उस साइड पे रेड वाली जो बिल्डिंग है बहुत बड़ी टॉपर्स की है ना, टॉपर्स बिल्डिंग देखी ना वाली रेड वाली, हाँ लास्ट में है, वहां पे क्लास होगी मंडे से। कब से होगी? मंडे से, है ना, क्योंकि यहाँ डस्टिंग बहुत है, बहुत वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। ओके चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं इसके बारे में, अपने दोस्तों को भी बता देना बेटा, ऐसा ना हो बेचारे मंडे को आके यहाँ परेशान हो। हाँ बेटा, हाँ ग्रुप में तो अभी पता चल ही जाएगा, मतलब हम लोग के पास ऑफिशियल अभी आपको डिक्लेयर होगा, हम लोग को बता दिया गया है, हमने आपको बता दिया। स्टार्ट करें। देखो बेटा अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट है एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एलएलपी और कंपनी में क्या फर्क होता है? देखो बच्चे सबसे पहला डिफरेंस होता है कि दोनों का कानून जो है वो अलग अलग है। मतलब एलएलपी का जो कानून है वो कौन सा है बेटा? 2008, जबकि कंपनीज एक्ट का कानून कौन सा है? चलिए आगे लिखा है मेंबर एंड पार्टनर। क्या लिखा है? मेंबर एंड पार्टनर। बेटा इसमें मेंबर जो बंदा पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। इसमें जो पैसा लगाता है मेंबर, या ऐसे बोल सकते हैं शेयर होल्डर। बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, मेंबर या शेयर होल्डर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है यूज लास्ट वर्ड, सॉरी यूज लास्ट वर्ड। इसमें लास्ट वर्ड क्या यूज करते हैं? एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें प्राइवेट कंपनी या पब्लिक में लिमिटेड, या सेक्शन 8 में फाउंडेशन, एसोसिएशन, काउंसिल या फेडरेशन। इसके अलावा मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2। इसमें प्राइवेट कंपनी में 2, 1 पर्सन में 1, पब्लिक में 7। ये हमने पढ़ाया था। मैक्सिमम मेंबर कोई भी प्रोविजन नहीं है। प्राइवेट में 200 एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय या एग्जिस्टिंग या एक्स एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। याद है ना, उतना डेप में नहीं जा रहे हैं। 200 ओपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है। पब्लिक में कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। मैनेज एंड कंट्रोल इसको कौन करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसको कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें जो डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम कितने होने चाहिए? 2। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2। ओपीसी में कम से कम 1, पब्लिक में कम से कम 3। अब एक बार पढ़ लो बेटा, फिर क्लास ओवर कर दें। अब कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए मैं स्टैम्प पे लिख सकता हूं, आप कर सकते हो। पढ़ लो बेटा। नहीं, ओपीसी का कॉन्सेप्ट ही होता है 1 मेंबर कंपनी, है ना, तो उसे मेंबर तो हम ले ही नहीं सकते। ओके, नाम ही यही है बेटा, उसका प्रोविजन इसीलिए बना है। अगर प्राइवेट इसमें फर्क क्या रह जाएगा, है ना। ओपीसी में एक से ज्यादा मेंबर नहीं होगा, एक ज्यादा मेंबर होगा तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट में। ओके, पढ़ लो। अरे क्यों लिख दें भाई, जब प्रोविजन ही नहीं है तो क्यों लिख? जबरदस्ती वाली बात करें, जब उसका ऐसा कानून ही नहीं है तो अपने मर्जी से लिख दोगे बेटा। आप नो प्रोविजन लिखोगे, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है ना, लॉजिक नहीं लगाते, ये लॉ है ना। पढ़ो बेटा। पढ़ लो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज पूछो बेटा, किसी बच्चे कुछ पूछना है? ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ पूछना है बेटा? पूछो बच्चे। ये तो बार बार स्क्रीन ही चला जाता है। क्या क्या ठीक करोगे बेटा? बेटा ऑनलाइन में बच्चे प्लीज पूछो, किसी बच्चे कुछ पूछना है? हम कैसे समझे, आपको समझ में आ रहा है? बेटा पूछो।
ओके बेटा, क्लास ओवर करते हैं। Gracias.